हेलो, नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो है कंप्यूटर नेटवर्क और आज की डेट में हम जो भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं उसमें कहीं न कहीं कंप्यूटर नेटवर्क का एक अपना रोल है। आज हम ऑनलाइन चैटिंग करते हैं, मीटिंग्स अटेंड करते हैं, क्लासरूम में जाते हैं, क्लासरूम अटेंड करते हैं, सब कुछ ऑनलाइन कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं अगर हो रही हैं तो इसके पीछे कंप्यूटर नेटवर्क का एक अपना रोल है। अगर आज की डेट को अगर हम देखें और आज कोविड टाइम को अगर हम देखें, तो इसमें कहीं न कहीं हमारी डिपेंडेंसी ऑनलाइन की तरफ काफ़ी बढ़ गई है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये केवल और केवल ये तभी पॉसिबल है जब हमारी कंप्यूटर नेटवर्क जो टेक्नोलॉजी है, वो सही तरीके से वर्क करे। क्योंकि अगर हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं या मीटिंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि कहीं न कहीं हमारी डिवाइसेज़ जो है, वो एक-दूसरे से आपस में सही तरीके से इंटरकनेक्टेड है, जिसकी वजह से हमारी डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो पा रहा है। तो दोस्तों, हमारा जो सब्जेक्ट है कंप्यूटर नेटवर्क, जैसा कि हमें पता है कि ये ओएसआई मॉडल के ऊपर बेस्ड है, यानी कि ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल, जिसमें हमें ये पता चलता है कि डाटा किस-किस फॉर्म में होते हुए हमारे तक पहुँचता है। ठीक है? तो अगर हम बात करें, तो ओएसआई लेयर में नंबर ऑफ 7 लेयर हैं। एक आपकी फिजिकल लेयर, एक आपकी डाटा लिंक लेयर, एक आपकी नेटवर्क लेयर, एक आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर आपका सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और देन एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर वो लेयर है जिसके थ्रू यूजर डाटा के साथ इंटरैक्ट होता है और सिस्टम और डाटा के ऊपर जो भी एक्शन परफॉर्म करना होता है, वो एक्शन वो परफॉर्म करता है। दोस्तों, आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे, वो नेटवर्क लेयर के ऊपर पढ़ेंगे। क्योंकि अभी तक हम लोगों ने 3 टॉपिक हमारी तीसरी यूनिट चल रही है। पहली यूनिट जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पहली यूनिट जो है वो हमारी ओएसआई मॉडल के फिजिकल लेयर के ऊपर बेस्ड थी। जहाँ पे हमने देखा था कि किस तरीके से जो है इक्विपमेंट्स आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। कैसे कौन-कौन से इक्विपमेंट हम यूज़ करते हैं नेटवर्किंग को एस्टेब्लिश करने के लिए, उनके बीच में मीडियम क्या होता है कनेक्ट करने का, ट्रबल शूटिंग हम कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने फिजिकल लेयर में देखी थी। देन उसके बाद से दोस्तों हम लोग सेकंड यूनिट में आए। सेकंड यूनिट हमने देखा जो कि ओएसआई मॉडल के सेकंड लेयर डाटा लिंक लेयर के ऊपर बेस्ड था, जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से जो हमारा डाटा लिंक लेयर है, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है, 2 सब लेयर्स में डिवाइड है। एक कहें कि आपका मैक लेयर और दूसरा आपका एलएलसी। तो दोस्तों अगर हम एलएलसी की बात करें, तो एलएलसी का मतलब क्या है? लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर। यानी इसका काम क्या है कि ये लिंक को कंट्रोल करता है, यानी फ्लो को कंट्रोल करता है, एरर को कंट्रोल करता है और बिट को फ्रेम के फॉर्म में कन्वर्ट करता है, जैसा कि हमें पता है कि फिजिकल लेयर में डाटा हमारा बिट के फॉर्म में ट्रेवल करता है। वहीं अगर हम बात करें मैक लेयर की, यानी मीडिया एक्सेस कंट्रोल लेयर की, तो मैक लेयर का काम क्या है कि ये पर्टिकुलर डिवाइस को एक्सेस प्रोवाइड करता है कि वो किसी भी नेटवर्क में डाटा को सेंड कर सके या रिसीव कर सके। बहरहाल दोस्तों, अभी प्रेजेंट टाइम में हम लोग नेटवर्क लेयर के ऊपर चल रहे हैं, जो कि ओएसआई मॉडल की तीसरी लेयर है और हमारी थर्ड यूनिट है सब्जेक्ट में। तो अगर दोस्तों हम बात करें थर्ड लेयर नेटवर्क लेयर की, तो इसका जो मेन 2 इंपॉर्टेंट काम था, वो है आपका स्विचिंग
एंड राउटिंग। तो अगर हम स्विचिंग की बात करें तो मतलब फ्रेम को पैकेट में कन्वर्ट करना और उसको स्विच करना, और अगर राउटिंग की बात करें मतलब सेंड करना, और राउटिंग की बात करें तो पाथ डिटेक्ट करना कि अगर एक सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक जाने के लिए 10 रास्ते हैं तो किस रास्ते को हम बेस्ट कहेंगे या उसमें से ऑप्टिमल पाथ को चूज करके हम उसी रास्ते से पैकेट को सेंड करेंगे। तो ये जो ऑप्टिमल पाथ चूज करने का पार्ट है ये आपका राउटिंग के द्वारा होता है, यानी कि रूट प्रोवाइड करना। राउट की जो टेक्नोलॉजी है इसको हम राउटिंग कहते हैं, और ये जो राउटिंग है ये एक स्पेसिफिक डिवाइस के थ्रू परफॉर्म किया जाता है जिसको हम राउटर या रूटर कहते हैं। ठीक है, तो आज का जो दोस्तों हमारा टॉपिक है वो हमारा इसी नेटवर्क लेयर के ऊपर है। ठीक है, और हम इस नेटवर्क लेयर में ये देखेंगे कि ये है जो हमारे 3 प्रोटोकॉल्स हैं, जो हमारे ये नेटवर्क लेयर में जो हमारे ये 3 प्रोटोकॉल्स हैं, यानी कि आईपी प्रोटोकॉल, एआरपी प्रोटोकॉल और आईसीएमपी प्रोटोकॉल। मैंने पर्टिकुलर इन तीनों के ऊपर एक अलग अलग वीडियो बनाया हुआ है जो कि अगर आप इस में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। लेकिन आज मैं इन तीनों प्रोटोकॉल, चूंकि ये प्रोटोकॉल काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं, तो एक ओवरव्यू इन तीनों प्रोटोकॉल के ऊपर मैं देना चाहता हूं, और उसी ओवरव्यू से रिलेटेड ये वीडियो मैं बना रहा हूं। तो जैसा कि हमें पता है कि जो हमारा नेटवर्क लेयर है वो ओएसआई में इसका प्लेस तीसरा है, और इसको बैकबोन भी कहते हैं हम नेटवर्किंग का। इसमें जो प्रोटोकॉल यूज हो रहे हैं वो मेनली तीन तरीके के प्रोटोकॉल हैं। एक आपका आईपी प्रोटोकॉल, दूसरा आपका एआरपी प्रोटोकॉल, और तीसरा आपका आईसीएमपी प्रोटोकॉल। तो इन तीनों को एक साथ ओवरव्यू देने का मेरा मतलब ये है, या मेरा मकसद ये है कि तीनों को अगर आप अलग अलग वीडियो देखते हैं तो एक वीडियो आप एक टाइम में देखते हैं, फिर दूसरे टाइम में आप कुछ देर बाद दूसरा देखते हैं, तो एक वो कॉन्सेप्ट तो आपको अलग अलग समझ में आता है। लेकिन एक साथ अगर तीनों को अगर आप ओवरव्यू को देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि तीनों का रोल क्या है। इसीलिए आज का ये वीडियो यानी कि नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल ओवरव्यू करके मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो आइए समझते हैं, देखते हैं कि इन तीनों के तीनों प्रोटोकॉल्स का किस तरीके से वर्क करते हैं और नेटवर्क लेयर में इनकी इंपॉर्टेंट क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला प्रोटोकॉल है हमारा इंटरनेट प्रोटोकॉल, यानी जिसको हम आईपी कह रहे हैं। तो अगर हम इंटरनेट प्रोटोकॉल की बात करें तो जैसा कि देखिए यहां लिखा हुआ है कि द इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी इज द मेथड और प्रोटोकॉल बाय विच डाटा इज सेंट फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर ऑन द इंटरनेट। यानी आईपी प्रोटोकॉल वो प्रोटोकॉल है जिसका यूज करके डाटा को एक सोर्स से डेस्टिनेशन तक सेंड किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए लिखा हुआ है कि ईच कंप्यूटर known as a host on the internet has at least one IP address that uniquely identify it from all other computers on the network। यानी कि हर जितनी भी डिवाइसेस इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड हैं उन सारी डिवाइसेस की अगर हम बात करें तो वो सारी की सारी डिवाइसेस जो है वो सबके पास एक अपना एक यूनिक एड्रेस होगा
जिसको हम आईपी एड्रेस कह रहे हैं। अब देखिए, थोड़ा समझिएगा, जो आपका, हम दूसरे वर्ड्स में ये भी कह सकते हैं कि अगर कोई भी नेटवर्क में डिवाइस है, लगी हुई है, तो उसके पास उसका एक आईपी एड्रेस होगा, जिससे हम उस नेटवर्क में या उतने बड़े इंटरनेट में हम पहचान कर सकते हैं कि पर्टिकुलर कौन से नोड से कौन सा डाटा सेंड किया गया। तो विदाउट आईपी हम अगर चाहें कि किसी भी नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, देखिए, आईपी एड्रेस आप सिंपली एक तरीके से कह सकते हैं कि जितने भी डिवाइसेस हैं, अगर आईपी एड्रेस उसमें नहीं है, कोई भी नोड जो कि नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है जिसमें आईपी एड्रेस नहीं है, तो वो नेटवर्क में कम्युनिकेशन नहीं कर सकता। इसलिए एक यूनिक आइडेंटिटी जिसको हम आईपी एड्रेस कह रहे हैं, वो हर उस डिवाइस में होना चाहिए जो कि नेटवर्क के साथ कनेक्ट होना चाहता है। आगे देखिए, लिखा हुआ है व्हेन यू सेंड और रिसीव डाटा, फॉर एग्जांपल एन ईमेल, नोट और अ वेब पेज, द मैसेज गेट डिवाइडेड इनटू लिटिल चंक कॉल्ड पैकेट्स, ईच ऑफ दीज पैकेट्स contain both the sender internet address and the receiver IP address। यानी जो भी ईमेल के थ्रू या वेब पेजेस के थ्रू हम डाटा सेंड कर रहे हैं, तो उसमें जो डाटा हमारा ट्रांसफर हो रहा है, वो हमेशा जो है छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड हो जाता है, और हर पैकेट में जो है सोर्स और डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस होता है, जिसके थ्रू पैकेट सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ मूव करता है। ठीक है, अब एक चीज और इंटरेस्टिंग चीज है जिसको अगर हम देखें कि जो हमारा पैकेट है, वो सबके पास जो है, हमारे जो भी मतलब कि जो एक मैसेज है, मान लीजिए कि हमारा ये मैसेज है 10 MB का, और इस मैसेज को हमने छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड किया। सपोज कीजिए लेंथ जो इसकी 2 MB रखी हमने, ठीक है ना। तो ये जितने छोटे छोटे पैकेट्स हैं, ये पैकेट के पास सोर्स का आईपी एड्रेस, डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस है। मैं आपको बता दूं कि ये पैकेट फ्री है, ऐसा नहीं है कि ये सारे के सारे एक ही पाथ को फॉलो करता हुआ आगे बढ़ेंगे। ये फ्री है, ये किसी भी रूट के थ्रू जो है डेस्टिनेशन तक जा सकते हैं। इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं है कि वो उनको कोई बाउंडेशन है कि पैकेट एक ही रूट से जाएंगे। ठीक है, पैकेट कैन अराइव इन अ डिफरेंट ऑर्डर देन द ऑर्डर they were sent in, the internet protocol just deliver them। अब जैसा कि मैंने कहा कि एक मैसेज अगर नंबर ऑफ पैकेट्स में डिवाइड होता है, तो वो अलग अलग रूट से होके डेस्टिनेशन तक जाते हैं। अब अलग अलग रूट से होके अगर वो डेस्टिनेशन तक जा रहे हैं, तो हो सकता है कि नेटवर्क कंजेशन की वजह से कोई पैकेट जो लास्ट में, जिसका सीक्वेंस नंबर लास्ट है, वो पहले पहुंच जाए और पहले वाला लास्ट में पहुंचे। तो आईपी प्रोटोकॉल का काम तो इतना ही है कि बस भाई वो सारे पैकेट को रिसीवर तक पहुंचा देता है। लेकिन अगर वो सही फॉर्म में ना हो, जैसे कि पहला पैकेट लास्ट में पहुंचा, लास्ट पैकेट पहले पहुंचा, तो फिर वो डाटा कहीं ना कहीं एरर हो जाएगा उस डाटा में। तो दोबारा से उसको रीअरेंज करने का काम, ये काम आपका होता है टीसीपी का, यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का। देखिए जैसा कि लिखा हुआ है कि द इंटरनेट प्रोटोकॉल जस्ट डिलीवर देम, it's up to another protocol, the transmission control protocol, to put them back in a right order। यानी कि वो इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, सॉरी टीसीपी प्रोटोकॉल होता है, जो कि उनको फिर से राइट ऑर्डर में पुट करता है। बाकी इंटरनेट प्रोटोकॉल की बात करें तो इंटरनेट प्रोटोकॉल का बस काम इतना है कि वो डाटा को सेंडर से रिसीवर तक सेंड कर देता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों, अगर हम आईपी के बारे में थोड़ा सा और देखें, तो आईपी दोस्तों दो पार्ट में डिवाइडेड है। आईपी की अगर हम बात करें,
तो यहाँ भी दो तरीके के आईपी एड्रेस यूज हो रहे हैं, एक आपका आईपी वर्जन 4 है और एक आपका आईपी वर्जन 6 है। मैं सिंपली बता देना चाहता हूं कि जो आईपी वर्जन 4 है उसका काम है, दोनों का काम, सॉरी, आईपी वर्जन 4 की बात करें या आईपी वर्जन 6 की बात करें, दोनों का काम इतना है कि यूनिकली एक आईडी डिवाइस को प्रोवाइड कर, जिसको लॉजिकल एड्रेसिंग कहते हैं हम लोग। अब आईपी वर्जन 4 का यूज उस जगह पे होता है जहां पे नंबर ऑफ नोड बहुत ज्यादा ना हो, लेकिन जब नंबर ऑफ नोड बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत लार्ज होता है, स्केल पे होता है, तो वहां पे आईपी वर्जन 6 का यूज किया जाता है। ठीक है। अब अगर हम आईपी के फ्रेम की बात करें, आईपी प्रोटोकॉल के, तो जैसा कि हम देख रहे हैं ये आपका आईपी प्रोटोकॉल का फ्रेम फॉर्मेट है, जिसमें वार, ये डीएस टाइप ऑफ सर्विसेज, टोटल लेंथ ऑफ 16 बीट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ 16 बीट फ्लैग्स, सेगमेंटेशन, टाइम टू लीव प्रोटोकॉल, हेडर चेकसम, सोर्स आईपी एड्रेस, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, ऑप्शन प्लस पैडिंग, ये सारे पार्ट्स जो है एक आईपी हेडर के अंदर होते हैं। ठीक है। आइए देख लेते हैं कि क्या क्या मतलब है इनका। तो दोस्तों, जैसा कि हम इस फ्रेम को देख रहे हैं, टोटल लेंथ जो है वो 16 बिट दी हुई है। हेडर चेकसम, चेकसम के बारे में आपको पता ही है कि चेकसम क्या होता है। मैंने सेकेंड यूनिट में आपको बताया था कि चेकसम जो है वो दो तरीके के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। और चेकसम के थ्रू जो डिवाइस है वो आइडेंटिफाई करती है कि पर्टिकुलर जो डाटा है जो रिसीवर तक पहुंचा है वो सही है कि नहीं है। इसमें दो तरीके के चेकसम भेजे जाते हैं, एक पॉजिटिव चेकसम भेजा जाता है और एक निगेटिव चेकसम भेजा जाता है। अगर हम बात करें पॉजिटिव चेकसम की, तो पॉजिटिव चेकसम में क्या होता है कि रिसीवर एंड पे पॉजिटिव और निगेटिव दोनों को मिलाया जाता है। अगर दोनों एक जैसे होते हैं तो वो करेक्ट है, अदरवाइज वो इनकरेक्ट है। और निगेटिव चेकसम में क्या होता है कि रिसीवर एंड पे जब वो चेकसम को कैलकुलेट करता है और सेंडर द्वारा भेजे गए निगेटिव चेकसम के साथ जब उसको ऐड करता है और वैल्यू अगर 0 आ गई, तो इसका मतलब क्या है कि डाटा हमारा करेक्ट है, अदरवाइज वो इनकरेक्ट है। ठीक है। इसके अलावा कुछ और पॉइंट है इसमें, जैसे कि द लेंथ ऑफ डाटाग्राम इज वेरिएबल, द डाटाग्राम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, हेडर एंड डाटा। यानी कि डाटाग्राम जो है वो दो पार्ट में डिवाइडर होता है, एक हेडर की हेडर जिसमें आपने अभी ऊपर देखा, और दूसरा एक डाटा, यानी कि वो पार्ट जहाँ पे ओरिजिनल इंफॉर्मेशन रखी जाती है। द लेंथ ऑफ हेडर कितनी है, 20 से 60 बाइट के बीच में होती है। द हेडर कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर राउटिंग एंड डिलीवर बाय ऑफ द पैकेट, यानी कि हेडर के अंदर सारी इंफॉर्मेशन होती है जो कि एक पैकेट को डिलीवर करने के लिए यूज की जाती है। तो दोस्तों ये था आपका आईपी प्रोटोकॉल। अब जो दूसरा प्रोटोकॉल है हमें जिसके बारे में डिस्कस करना है, ये है हमारा एआरपी प्रोटोकॉल, जिसको हम एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो आईपी प्रोटोकॉल, आइए देखते हैं क्या होता है। मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर प्रोग्राम्स एप्लीकेशन यूज लॉजिकल एड्रेस, यानी कि आईपी एड्रेस टू सेंड रिसीवर मैसेजेस। हाउएवर द एक्चुअल कम्युनिकेशन हैपेंस ओवर द फिजिकल एड्रेस फॉर लेयर 2 ऑफ ओएसआई मॉडल। यानी कि हम लॉजिकल एड्रेस के थ्रू डाटा को भेजते हैं, लेकिन जो एक्चुअल कम्युनिकेशन होता है वो फिजिकल एड्रेस के द्वारा होता है। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट अभी हम बात कर रहे थे कि भाई लॉजिकल एड्रेस के थ्रू, यानी कि एक लॉजिक, हर सबके हर मशीन के पास एक यूनिक लॉजिकल एड्रेस होता है जिसके थ्रू डाटा सोर्स से डेस्टिनेशन तक जाता है। क्या होता है बच्चों, एक लॉजिकल एड्रेस होता है जिसके थ्रू डाटा जो है
आपका सोर्स से डेस्टिनेशन तक जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और आ गई कि एक्चुअल कम्युनिकेशन तो फिजिकल एड्रेस के थ्रू होता है, यानी कि अब यहाँ पे क्या है, दो चीजें आ गई, एक आपका लॉजिकल एड्रेस और दूसरा आपका फिजिकल एड्रेस। लॉजिकल एड्रेस, फिजिकल एड्रेस। लॉजिकल एड्रेस का मतलब आपका आईपी एड्रेस और फिजिकल एड्रेस का मतलब मैक एड्रेस। अब मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूं कि जो आईपी एड्रेस है ये हम अकॉर्डिंग टू नीड चेंज कर सकते हैं, यानी कि आज हम कोई आईपी यूज कर रहे हैं तो कल हम दूसरी आईपी यूज कर सकते हैं, लेकिन जो ये फिजिकल एड्रेस जो है जिसको हम मैक यानी कह रहे हैं, ये चेंज नहीं होता। ये जब डिवाइस मैन्युफैक्चर होती है उसी समय इसको बनाया जाता है और रखा जाता है। यानी हर अगर पर्टिकुलर किसी एक कंपनी में 1 करोड़ डिवाइसेस बन रही हैं तो हर वो उस 1 करोड़ डिवाइसेस का एक अपना सीरियल नंबर और एक मैक एड्रेस होगा, जो कि हर डिवाइस का डिफरेंट डिफरेंट होगा, जिससे कि ये पता चलता है कि पर्टिकुलर डिवाइस कहाँ कब मैन्युफैक्चर हुई थी। तो कम्युनिकेशन एक्चुअल में तभी पॉसिबल है जब आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस दोनों उस नोड का फाइंड हो जाए जिससे कि जिसपे कि डाटा को पहुंचना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस दोनों उसका फाइंड हो जाए जिसपे कि डाटा को पहुंचना है। अब चूंकि बात करें जब पैकेट्स की, तो पैकेट में अभी हमने ऊपर देखा कि इसमें होता है सोर्स का आईपी एड्रेस और डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस। अब मान लीजिए सोर्स भेज रहा है डाटा को, तो इसका मैक एड्रेस भी इसके पास होगा, लेकिन डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस जो है वो इसके पास नहीं होगा। तो इसी को डेस्टिनेशन के मैक एड्रेस को फाइंड करने के लिए हम एआरपी का यूज करते हैं, यानी कि एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल का यूज हम करते हैं। किसके लिए? इसी डीआईपी को फाइंड करने के लिए, डेस्टिनेशन की आईपी को फाइंड करने के लिए, या दूसरे वर्ड में कहें तो एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल है वो क्या करता है, मैप करता है मैप करता है आईपी एड्रेस से मैक एड्रेस को। ठीक है, क्या करता है, आईपी एड्रेस से मैक एड्रेस को मैप करता है। जैसा कि देखिए यहां लिखा हुआ है, सो आवर मिशन इज टू गेट द डेस्टिनेशन मैक एड्रेस विच हेल्प इन कम्युनिकेटिंग विथ अदर डिवाइसेस, देयर इज वेयर एआरपी कम इनटू पिक्चर। यानी इस काम को करने के लिए एआरपी जो है पिक्चर में आया। इट फंक्शनैलिटी is to translate IP address to physical address. The acronym ARP stand for Address Resolution Protocol, which is one of the most important protocol of the data link layer. ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि हम आईपी एड्रेस से मैक एड्रेस को जब मैप करने का काम किसके थ्रू हम करते हैं, एआरपी के थ्रू करते हैं। अब ये देखिए उसका फ्रेम फॉर्मेट है, यहाँ पे हार्डवेयर है टाइप है, यहाँ पे प्रोटोकॉल टाइप है, यहाँ पे हार्डवेयर की लेंथ है, यहाँ पे प्रोटोकॉल की लेंथ है, यहाँ पे ऑपरेशंस है रिक्वेस्ट के लिए, रिप्लाई के लिए, सेंडर हार्डवेयर एड्रेस है, सेंडर का प्रोटोकॉल यानी कि आईपी एड्रेस है, टारगेट मशीन का हार्डवेयर एड्रेस नहीं है, यहाँ टारगेट मशीन का आईपी एड्रेस। तो जब ये फ्रेम सेंडर इंड पे जाएगा, सॉरी रिसीवर इंड पे, रिसीवर इंड पे जब ये फ्रेम जाएगा तो जिसका भी आईपी इस आईपी के साथ मैच करेगा, टारगेट मशीन के आईपी के साथ जिसका भी आईपी मैच करेगा, वो आईपी जो है टारगेट मशीन का जो आईपी एड्रेस है वो जिस
रिसीवर के साथ मैच करेगा, वो इस फ्रेम को कैच करेगा और कैच करने के बाद वो इसमें अपना जो मैक एड्रेस है वो उसको फिल करके दोबारा से सेंडर के पास सेंड कर देगा। और जब सेंडर के पास टारगेट मशीन का हार्डवेयर और आईपी एड्रेस दोनों मिल जाएगा, तो उस केस में सेंडर जो है फिर एश्योर हो जाएगा कि किस डिवाइस में डाटा को सेंड करना है, उसके बाद से पैकेट आपका ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका मैक एड्रेस एआरपी प्रोटोकॉल। होप सो आपको समझ में आएगा ये दोनों प्रोटोकॉल, एक आपका आईपी प्रोटोकॉल और एक आपका एआरपी प्रोटोकॉल। अब जो तीसरा प्रोटोकॉल है दोस्तों जिसके बारे में हमें डिस्कस करना है, वो है हमारा आईसीएमपी यानी कि इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। अगर हम आईसीएमपी की बात करें तो जैसा कि लिखा है कि इसका काम क्या है, एरर को रिपोर्ट करना। लिखा हुआ है ना कि आईसीएमपी इज एन एरर रिपोर्टिंग प्रोटोकॉल नेटवर्क डिवाइसेस link router used to generate error message to the source IP address when network problem prevent delivery of IP packets। यानी ICMP का काम क्या है कि जब ये एरर रिपोर्टिंग करता है सोर्स IP को, यानी कि किसी भी रीजन की वजह से अगर पैकेट हमारा ट्रांसफर नहीं हो पाया, ठीक है, अगर किसी भी एरर की वजह से पैकेट हमारा ट्रांसफर नहीं हो पाया, तो इसका काम क्या है कि सोर्स आईपी को ये इंफॉर्मेशन देना कि इस पर्टिकुलर रीजन की वजह से आपका पैकेट लॉस हो गया है, या फिर वो ये एक तरीके से कहें कि हम वो सोर्स को इंफॉर्मेशन देता है कि आपका पैकेट पहुंचा या कि लॉस हो गया, या लॉस हो गया तो किस रीजन की वजह से हो गया। अब मैं आपको बता दूं कि डिलीवरी करने का काम तो आईपी का था, लेकिन आईपी के अंदर ये दो प्रॉब्लम्स थी जो कि वो फुलफिल नहीं कर पा रहा था। एक था आपका एरर रिपोर्टिंग का और एक आपका था लैक ऑफ मैकेनिज्म फॉर क्वेरी। तो जो ये दो प्रॉब्लम थी, इन्हीं दो प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए आईसीएमपी को डिजाइन किया गया। अगर आप इस डायग्राम को देख रहे हैं तो आपको दिखेगा कि आईसीएमपी की पोजीशन जो है वो नेटवर्क लेयर में सबसे टॉप पे है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखिए, नेटवर्क लेयर में आईसीएमपी की पोजीशन सबसे टॉप पे है, उसके बाद आईपी की है, उसके बाद एआरपी की है। अब बता दूं कि जब आईसीएमपी कोई मैसेज जनरेट करता है तो सबसे पहले वो मैसेज डायरेक्ट लोअर लेयर पे नहीं जाता, वो सबसे पहले आईपी डाटाग्राम में इनकैप्सुलेट होता है। आईपी डाटाग्राम में क्या होता है, इनकैप्सुलेट होता है, देन आफ्टर ये लोअर लेयर पे ट्रांसफर होता है। कहाँ ट्रांसफर होता है? लोअर लेयर पे। ठीक है, ये भी, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, बात करें आईसीएमपी की तो ये दो तरीके के एरर को जनरेट करता है, दो तरीके के मैसेजेस को जनरेट करता है। एक आपका एरर रिपोर्टिंग और एक आपका है क्वेरी मैसेजेस। तो एरर रिपोर्टिंग, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एरर रिपोर्टिंग क्या होती है कि इसके थ्रू जो हमारा डाटा है, मतलब कि अगर पैकेट कहीं भी नेटवर्क में लॉस हो गया किसी रीजन की वजह से, तो आईसीएमपी उसका एरर मैसेज सोर्स के पास भेजता है। और क्वेरी मैसेजेस क्या होता है कि अगर हमें डिवाइस को ट्रबल शूट करना है या उसके बारे में देखना है तो हम क्वेरी मैसेजेस के थ्रू चेक कर सकते हैं। ये आईसीएमपी का फॉर्मेट है, टाइप, कोड, चेकसम, लिस्ट ऑफ द हेडर, डाटा सेक्शन। टाइप मतलब किस टाइप का मैसेज है, एरर मैसेज है कि क्वेरी मैसेजेस है, कोड कि किस रीजन की वजह से ये मैसेज सेंड किया जा रहा है, चेकसम यानी कि पैकेट में ये फाइंड करने के लिए कि एरर है कि नहीं है, लिस्ट ऑफ द हेडर मतलब कि अगर क्वेरी मैसेज है तो उसका अलग टाइप का हेडर होगा, और अगर आपका एरर मैसेजेस है तो उसका अलग टाइप का हेडर होगा, डाटा सेक्शन जिस टाइप का मैसेज है उस टाइप की इंफॉर्मेशन इसमें होगी। सिंपली मैं समझा रहा हूं इसको। अब आइए देखते हैं एरर रिपोर्टिंग मैसेजेस कौन कौन से होते हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज जान लीजिए कि आईसीएमपी जो है वो कभी भी एरर को करेक्ट करने का काम नहीं करता, ठीक है ना। वो केवल और केवल डेस्टिनेशन सोर्स को ये इंफॉर्मेशन देता है कि आपका पैकेट लॉस हो गया और किस रीजन की वजह से लॉस्ट हो गया।
तो एरर रिपोर्टिंग की बात करें तो 5 तरीके के मैसेजेस हैं हमारे। एक आपका डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल का। तो डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल का मैसेज तब जनरेट होता है जब, एक सेकेंड, डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल का मैसेज तब सेंड होता है जब सपोज कीजिए कि ए एक सिस्टम है, एक नोड है, और इसको बी तक डाटा को सेंड करना है। अब ए ने वो डाटा कहां सेंड किया? राउटर के पास। अब राउटर क्या करेगा कि अगर उसके पास बी तक जाने का रूट है तो उस केस में तो ये राउटर जो है डाटा को सेंड कर देगा। अदरवाइज अगर इसके पास रूट नहीं है तो ये डेस्टिनेशन सोर्स को एक मैसेज सेंड करेगा, क्या? डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल का, यानी मेरे पास कोई पाथ नहीं है जिससे कि आप जहां पैकेट सेंड करना चाहते हैं वहां पे पैकेट सेंड हो सके। ठीक है। इसके बाद जो दूसरा है दोस्तों, सोर्स क्विंच मैसेज। सोर्स क्विंच मैसेज का क्या रोल है कि अगर ए बी को डाटा सेंड करना चाहता है और सपोज कीजिए कि वो इस राउटर के थ्रू सेंड करना चाहता है, इस राउटर के पास बी तक जाने का पाथ भी है, लेकिन यहां पे हैवी ट्रैफिक है। क्या है? हैवी ट्रैफिक है, जिसकी वजह से ये पैकेट जो है वो लॉस हो गया। तो उस केस में ये राउटर जो है वो डेस्टिनेशन को एसक्यू मैसेज भेजेगा, यानी सोर्स क्विंच मैसेज, जिससे कि डेस्टिनेशन ये समझ जाएगा कि ड्यू टू कंजेशन पैकेट जो है हमारा लॉस हो गया, वो डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचा। ठीक है। तीसरा जो हमारा मैसेज है वो है हमारा टाइम एक्सीडेंट मैसेज। इसमें दो चीजें हैं, एक तो आपका कोड 0 है और एक आपका कोड 1 है। तो आइए देखते हैं कोड 0 किस, टाइम एक्सीडेंट मैसेज में कोड 0 कब सेंड किया जाता है और टाइम एक्सीडेंट मैसेज में कोड 1 कब जनरेट किया सेंड किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, एक है टाइम टू लीव टीटीएल। ये नंबर ऑफ होप के हिसाब से चलता है। जैसे मान लीजिए कि ये 1 2 3 4 5 5 होप है, तो इसमें नंबर ऑफ होप सपोज कीजिए 5 हो जाएगा, तो जैसे ही यहां से यहां जाएगा 4, यहां से 3, यहां से 2, नहीं जैसे यहां से यहां गया तो 2 हो गया, 1 से 2 हो गया, 2 से 3 हो गया, सॉरी ये उल्टा चलता है। जैसे मान लीजिए नंबर ऑफ होप 1 2 3 4 4 है, तो जैसे ही यहाँ से यहाँ पहुंचा तो ये 4 से 3 हो जाएगा, यहाँ पहुंचा तो 3 से 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 से 1 हो जाएगा, यहाँ पहुंचा तो 0 हो जाएगा। और जैसे ही 0 होगा वो पैकेट डिस्कार्ड हो जाएगा, चाहे वो डेस्टिनेशन तक पहुंचा हो चाहे ना पहुंचा हो। अब सपोज कीजिए कि किसी प्रॉब्लम की वजह से R1 ने पैकेट को R2 को सेंड किया, लेकिन R2 में कुछ एरर है जिसकी वजह से ये आगे ना सेंड करके वापस से पैकेट को R1 को सेंड कर रहा है। और इससे हुआ क्या कि ये बार बार एक लूप बन गया। तो या तो ये लूप इनफाइनाइट टाइम तक चलेगा, और या तो जैसे ही जो टाइमर 0 होगा तो वैसे ही इसको डिस्कार्ड कर दिया जाएगा और एक टाइम एक्सीडेंट कोड 0 का मैसेज जाएगा, जिससे पता चलेगा कि राउटर में प्रॉब्लम की वजह से हमारा पैकेट जो है वो डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचा। ठीक है। और कोड 1 किस केस में होगा कि सपोज कीजिए अगर आपका एक जो मैसेज है वो नंबर ऑफ 4 पैकेट में डिवाइडेड है, और जैसे ही एक पैकेट डेस्टिनेशन के पास पहुंचा वहां पे एक टी टाइम स्टार्ट हो जाएगा, टाइमर, कि इतने टाइम के अंदर बाकी सारे पैकेट आ जाने चाहिए। सपोज कीजिए कि ये 2 पैकेट हमारे टाइम पे पहुंचे, लेकिन ये 2 पैकेट हमारे T+1 टाइम पे पहुंचे, यानी जो टाइम डिसाइड किया गया है उसके बाद, तो उस केस में भी पैकेट को लॉस कर दिया जाएगा और ये बता दिया जाएगा सोर्स को कि टाइम एक्सीडेड कोड 1, जिससे कि वो समझ जाएगा कि डेस्टिनेशन के पास सारे पैकेट एक उस टाइम में विद इन टाइम नहीं पहुंचे हैं, जिसकी वजह से ये पैकेट हमारा लॉस हो गया। ठीक है। इसी तरीके से दोस्तों हमारा एक पैरामीटर प्रॉब्लम है, जिसमें ये बताया जाता है कि अगर हेडर में या फ्रेम में कोई प्रॉब्लम है जो डेस्टिनेशन एंड पे पहुंचा है, तो उसको पैरामीटर प्रॉब्लम के थ्रू बताया जाता है। इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, कोड 0 और कोड 1। कोड 0 तब सेंड किया जाता है जब एरर जो होता है वो उसके हेडर फील्ड में होता है, फ्रेम के। और कोड 1 तब जनरेट किया जाता है जब हेडर को छोड़ के किसी और पार्ट में अगर एरर होती है, तो कोड 1 मैसेज पैरामीटर प्रॉब्लम का जनरेट किया जाता है सोर्स के पास। और एक होता है आपका रीडायरेक्शन मैसेज। अगर रीडायरेक्शन मैसेज की बात करें तो यहाँ पे देखिए
सिंपल क्या है कि अगर ए को बी को डाटा सेंड करना है और हमें पता है कि जो फिगर में दिख रहा है कि बी के R2 के थ्रू डाटा ज्यादा सही से बी तक पहुंच सकता है, लेकिन ए ने डाटा सेंड किया R1 के पास। R1 ने जब राउटिंग टेबल देखा तो उसको वो समझ में आया कि जो डाटा है वो R2 के थ्रू ज्यादा सही तरीके से बी तक पहुंच सकता है, तो वो डाटा को R2 के पास भेज देगा और एक रीडायरेक्शन मैसेज ए को भेजेगा कि हमने दूसरे पाथ के थ्रू आपके डाटा को डिलीवर कर दिया है। तो ये 5 तरीके के मैसेजेस हैं, एरर मैसेज जिसको हम कह रहे हैं, जो कि आईसीएमपी के थ्रू जनरेट किए जाते हैं। इसके अलावा 2 क्वेरी मैसेजेस हैं जिसका यूज भी आईसीएमपी में होता है, जैसे कि पहला है ईचो रिप्लाई एंड रिक्वेस्ट। इस मैसेज का यूज 2 डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, ये चेक करने के लिए किया जाता है। जैसे क्या है कि सिंपल एक ये ईचो रिक्वेस्ट मैसेज बी को भेजेगा और बी ईचो रिप्लाई मैसेज ए को भेजेगा, जिससे ए को ये पता चल जाएगा कि बी से के साथ उसका कम्युनिकेशन हो रहा है। ये मोस्टली ट्रबल शूट करने के लिए यूज होता है। और एक टाइम आउट रिक्वायर्ड रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई, जिसको टाइम स्टेप रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई भी कहते हैं। इसका यूज क्या है कि राउंड ट्रिप टाइम को फाउंड करने के लिए हम करते हैं इसका यूज। और राउंड ट्रिप टाइम का मतलब क्या है कि एक सोर्स है, एक आपका डेस्टिनेशन है, ठीक है। तो सपोज कीजिए कि सोर्स से डाटा डेस्टिनेशन तक गया और डेस्टिनेशन से वापस रिप्लाई आने में, एक्नॉलेजमेंट आने में जो टाइम लगा, तो ये जो ओवर टोटल टाइम है, इसी को हम क्या कहते हैं, राउंड ट्रिप टाइम, ये RTT, ठीक है ना। तो इस तरीके से 2 तरीके के मैसेज आईसीएमपी जनरेट करता है। एक आपका बात करें कि एरर रिपोर्टिंग के लिए और दूसरा क्वेरी के लिए। तो दोस्तों ये हमारे प्रोटोकॉल्स थे मोस्टली जो कि नेटवर्क लेयर में यूज होते हैं। ये मैंने तीनों का ओवरव्यू एक साथ दिया है ताकि आप तीनों एक साथ देखें तो आपको आसानी से चीजें समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। कल हम फिर नए लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। ओके।